नमस्कार आप सभी का, खासकर वे बीपीएससी के स्टूडेंट जो ऑडिटर की तैयारी कर रहे थे, जिनका रिजल्ट भी आ चुका। मैंने कल भी बधाई दी थी, आज फिर से आप सभी को बधाई। और आप आगे की तैयारी के लिए हमसे 27 तारीख से जुड़िए। बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं और भरपूर मेहनत कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सभी का आगे का जो रास्ता क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे हर दिन की तरह कि बहुत सारे क्वेश्चन के जो खासकर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं कभी, कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो बेसिकली देखिए, आपका ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है ना। तो आज हम लोग पेपर 1 पे हम डिस्कस करते हैं और हम लोग अगले दिन यानी एक दिन के बाद, कल के बाद, मैं कर चूँकि 26 जनवरी है, 27 को ही मैं आपको सुबह में आपको बताऊंगा पेपर 2 के बारे में। तो बेसिकली जो पेपर 1 है और जो आपके पास सिलेबस है, जो आयोग ने सिलेबस भी दिया है, उसमें से 5-6 लाइन आपका लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते बहुत ही सिलेबस आसान है, पढ़िएगा तो काफ़ी आसान है, नहीं पढ़ते तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन साथ ही साथ आप 5 लाइन का जो सिलेबस देखे हैं, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न को भी देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। सिलेबस बहुत आसान भी नहीं है और सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और ख़ासकर पेपर 1 में तो सभी को दिक्कतें आती है। तो मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ, मैं कुछ बातें बता सकता हूँ जिससे आपका रास्ता आसान हो। देखिए, याद रखिए, क्या क्या पढ़ना है सबको मालूम है, लेकिन अब जिसको ये मालूम हो कि क्या नहीं पढ़ना है, अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है कि 1 साल तैयारी करें। समय कम है, 3 मंथ्स मैक्सिमम है। आपको एग्ज़ाम गवर्नमेंट ले लेगी, आयोग एग्ज़ाम ले लेगी और फिर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ आपको बताता हूँ आज पेपर 1 पे, क्योंकि पेपर 1 में कई एक सारे पार्ट है। तो सबसे पहला जो बता दें, मैं कुछ बातें बताता हूँ। पेपर 1 पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर 1 देखिए, पेपर 1, तो पेपर 1 में बहुत सारे यूनिट है। उसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो आपका है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय, है ना, आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसमें से 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसका हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो। दूसरा, नेशनल इनकम क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तीसरा होता है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनएनपी एफसी क्या है, और फिर जीडीपी पीआई पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में संबंध क्या है। तो आप याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम वीवीआई जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बनता ही बनता है। इसलिए इस यूनिट से आप अधिकतम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। अधिकतम क्वेश्चन बनाने का मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन बनाइए और बाकी आपको आधार मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, आप ये टॉपिक आप जीएस पढ़ते होंगे, पीटी के लिए पढ़ते होंगे, तो ये हर जगह आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन वहाँ ब्रीफ में बताया जाता है, काफ़ी डिटेल में नहीं बताया जाता है। लेकिन आपको डिटेल में यहाँ पे करना होगा, चूँकि आपको लिखना है पढ़। और देखिए, जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो पूरे क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए और उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डाला जा सकता है उस सभी इन्फॉर्मेशन को डालिए। पहले वर्ड काउंट मत कीजिए, पहले पेज काउंट मत कीजिए, और देखिए कि कितना में आप आ रहा है। 6 पेज में आ रहा है, 7 पेज में आ रहा है, 2000 वर्ड में आ रहा है, 2500 वर्ड में कितना में आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें इस तरीके से डालना हो ताकि आप अपने बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, जो दूसरा इसका, इसी में बहुत सा यूनिट है, कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा जो आपका है, दूसरा क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार
अब देखिए इसमें से बहुत सारे उपभोक्ता व्यवहार इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, सेकेंड थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, उसके बाद पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके बाद पढ़ना है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तब इसके अंदर 4 चीज़ है, लेकिन 4 चीज़ में से जो 3 है उसमें से क्वेश्चन अधिकतम बार पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस से इसका वर्णन करें। या एक क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। या एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आपका इंडिफरेंस कर्व। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब देखिए उदासीनता वक्र से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कभी कभी रहता है कि जो हमारा जो यूटिलिटी पढ़ते हैं उससे फिर 2 लॉ है। एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको हम लोग गोसेन फॉस लॉ भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हमको गोसेन का सेकेंड लॉ, गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। लेकिन जब कहीं मेंशन नहीं हो एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ यूटिलिटी एनालिसिस, उपभोक्ता संतुलन की वर्णन करें, है ना, उपभोक्ता संतुलन की वर्णन करें उपयोगिता एनालिसिस, उपयोगिता के उपयोग करके बाद, मतलब जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है उसका उपयोग करके, तो इसमें फिर आपको दोनों लिखना होगा। अब दोनों कितनी मात्रा में लिखना होगा ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। जब आप क्वेश्चन लिख के भेजते हैं तो मैं आपको चेक कर दूंगा। यह क्वेश्चन पूछता है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इस लॉ से डिमांड कर को डिराइव करें, है ना, इस लॉ से डिमांड कर, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इससे हम डिमांड कर को कैसे डिराइव करेंगे। तो देखिए अब एक चीज़ देखे होंगे कि बहुत लोग सोचते डिमांड नहीं पढ़ना है। देखिए डिमांड से कभी भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते डिमांड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। डिमांड शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं, चूंकि आपका सिलेबस में है, आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो एक क्वेश्चन इससे पक्का है, यानी इससे भी क्वेश्चन एक है ना, आपको एक क्वेश्चन इससे है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है इसमें से देखे होंगे रिवील प्रेफरेंस, जो मैंने डिस्कस किया, रिवील प्रेफरेंस से बहुत कम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी रिवील प्रेफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रही है तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को पढ़ना, यानी कि डेट मीन्स कि इसके अंदर 4 चीज़ है, गोसेन फर्स्ट लॉ, गोसेन सेकंड लॉ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, 4 है। ये चारों को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और छोटा छोटा नोट्स बनाएं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमसे पढ़ते हो, कहीं और से पढ़ते हो, सेल्फ पढ़ते हो, तो पढ़ने के साथ जो है आप छोटा छोटा नोट्स भी बनाइए। बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन नोट्स को बनाना है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हैं तो होता क्या है कि जब लिखने के लिए बैठते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, तो जो चीज़ों को पढ़ते हैं उसको पॉइंट वाइज को नोट भी करते चलिए। क्लियर। अब जो है इसके बाद एक आपका है प्रोड्यूसर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पढ़ते हैं, उत्पादन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं, लागत, और जिसमें हम लोग रेवेन्यू भी पढ़ते हैं, है ना, और उसके बाद मार्केट पढ़ते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, कॉस्ट से भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा है, तो प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट, ये 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब इसमें से थोड़ा देखना है कि किस क्वेश्चन को टच करे, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है अगर आराम से पढ़ते हैं। हमारा जो अभी क्लास, जो प्रीवियस ईयर क्लास है, जो बच्चे हमारे क्लास कर रहे हैं, मैंने देखा है कि उसमें लगभग 157 वीडियो है, उसको आप आराम से देखिए और देखने के बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हमसे डिस्कस कीजिए, मैं आप सभी को इस चीज़ को बताऊँगा। क्लियर। तो ये आपका तीसरा यूनिट है। अब उसके बाद जाइए, देखिए 3 इम्पोर्टेंट्स है तो बहुत सारा चीज़, इस तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं
जो आपको पढ़ना है। तो देखिए शुरू वाला जो मैंने पार्ट कहा वो किससे था, वो आपका मैक्रो का पार्ट था। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यानी कि जो जीडीपी की हम लोग बात करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद जो मैंने 3 चीज डिस्कस किया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। अब देखिए हम और कुछ आगे आपको बता रहे हैं, वो क्या है समझिए। इसके बाद आप एक पेपर होता है पब्लिक फाइनेंस, चलिए इसको पहले बात करता हूं। देखिए उसके बाद आपका है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए इससे लोग कंफ्यूज करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि रोजगार के सिद्धांत। तो रोजगार के बारे में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रोजगार का सिद्धांत पढ़ना है। तो इस रोजगार के सिद्धांत में आपको फिर 2 पढ़ना है ना। इस रोजगार के सिद्धांत में आपको 2 पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है। पहला करना है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी, यानी हमारा रोजगार का पारंपरिक जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। और दूसरा है जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी केन्स का रोजगार सिद्धांत। अब जब केन्स की रोजगार सिद्धांत को पढ़ते हैं और इनके दोनों बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पर मुलाकात होगी, है ना, उससे ही मुलाकात होगी। तो देखिए ये दोनों थ्योरी को पढ़िएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्लासिकल थ्योरी, केन्सियन थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। इसके अलावा इसी में है एक हैरोड-डोमर मॉडल, हैरोड-डोमर मॉडल, हैरोड-डोमर का मॉडल एंड सोलो मॉडल, सोलो मॉडल। तो ये पढ़ लीजिएगा। मैंने कितना बताया, 1 2 3 4 क्वेश्चन। अब इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैरोड-डोमर मॉडल और सोलो मॉडल। इसमें से आपका भाई एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। अब आना ना आना, एक क्वेश्चन आपको बनता है। आप लिख के रख लीजिए, मेरा लेक्चर लोड रहेगा, अपलोड रहेगा, बाद में देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। अब आइए उसके बाद मैं और आपको बताता हूं कुछ। अब चलिए अलग अलग पेपर हैं। अब एक खंड है जिसमें आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस जिसे हम लोग कहते हैं लोकवित्त। क्या बोलते हैं, लोकवित्त। इसमें क्या पढ़िएगा, इसमें से आपको टैक्स पढ़ना है, टैक्स मतलब कर पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स मतलब कर के प्रकार, कर के प्रकार। इसमें देखिएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि मैंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। ये 4 क्वेश्चन पे नज़र देना है। इसमें से ये 4 क्वेश्चन देखिए, जितना बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन बताइए, बनाइए। डायरेक्ट टैक्स क्या है, परोक्ष और परोक्ष बोलते हैं हिंदी में, और इसके क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये बनाइए। उसके बाद क्या है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसका गुण और अवगुण को बताइए। उसके बाद आपको है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, इसके इस तरह यानी 4 क्वेश्चन इससे आराम से आपको बनाना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़ना है, वो है थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी व्यय का सिद्धांत, व्यय का सिद्धांत, व्यय का सिद्धांत। ये भी आपका पब्लिक फाइनेंस का है, व्यय का सिद्धांत। और एक पढ़ना है थ्योरी ऑफ डेट, कर्ज का सिद्धांत। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना को आप पढ़िएगा, कम से कम इतना को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इतना को पढ़ने के बाद हम लोग मूव करते हैं थोड़ा और, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब थोड़ा सा इसी पेपर में आपको देखना है क्या, देखिए इसी पेपर में और है, तो इंटरनेशनल का पार्ट है। एक तो है आपका IMF
जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोनों का स्थापना एक ही दिन हुआ था 1945 में। दोनों को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ना है। फिर इसी में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय दर का सिद्धांत। उसमें एक PPP मॉडल होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होगा? परचेजिंग पावर पैरिटी, PP मॉडल, PPP मॉडल कहते हैं। PPP मॉडल है, परचेजिंग पावर पैरिटी। और आपको एक है रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं रिकार्डियन को। और दूसरा इसमें पढ़ना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, जिसको हम लोग हेक्सर-ओहलिन थ्योरी भी कहते हैं, है ना। अब इतना करिएगा, और भी है, टैरिफ पढ़ना है, टैरिफ पढ़ना है, कोटा पढ़ना है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए 1 2 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 में ये बना लीजिएगा, 3 4 5, ये आप इतना कर लीजिए। पेपर 1 में आए, बहुत पढ़ना भी, और भी बहुत, मैंने बहुत ही ब्रीफ करके बताया हूँ, बहुत ही ब्रीफ करके आपको बताया। इस सभी के अलावा जब आपके पास समय बचे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक और चैप्टर्स है, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत कहते हैं। उसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वेज, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये 4 उसके अंदर और पढ़ना है। अब इस सब मिला के पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा नोट करके लिख लीजिए। इतने को क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि आप लगातार अगर एक क्वेश्चन पर डे करते हैं, पर डे एक क्वेश्चन, लेक्चर पूरा अवेलेबल है, एक क्वेश्चन पर डे कीजिए। आपका जो है BPSC में जो ऑडिटर का एग्जाम है, सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन छूटेगा नहीं मतलब रिजल्ट आपका होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, पूरा स्ट्रैटेजी बनाइए, और पेपर 1 जो सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे आसान बनाने का प्रयास कीजिए। हम रास्ता बताएंगे, काम आप ही को करना होगा। अगले दिन फिर आपको मिलेंगे एक नई विजन के साथ। थैंक यू।